नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र एग्ज़ाम प्रेप में। जैसा कि हमने क्रैश कोर्स सीरीज चलाई थी, आज उसका डे 3 है। इसमें हिंदी में आज लिपि एवं वर्णमाला, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं पढ़ेंगे। हिस्ट्री में पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। उत्तराखंड में पढ़ेंगे उत्तराखंड के पर्वत, ट्रिक के साथ बेहतरीन ट्रिक लाया हूँ। एक बार कंटेंट देख लीजिए आप। सब मैप ऐड किए हैं इसमें, जहाँ पर ट्रिकें लिखी हैं। तो धैर्य बनाए रखिए और जो पुराने छात्र हैं वो अपने नोट्स को निकालिए, जो चीज़ नहीं मिलती है वो ऐड कर लीजिए, और जो पुराने नए छात्र हैं अभी वो इन नोट्सों को बना लें अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। लिपि एवं वर्णमाला। देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष, देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली भारतीय भाषाएं। लिपि किसे कहते हैं? लिपि का शाब्दिक अर्थ है लिखित या चित्रित करना। दूसरे शब्दों में लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए चिन्ह मान लिए गए हैं। वे सभी वर्ण कहलाते हैं। जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। यथा हिंदी की लिपि देवनागरी है। जैसे चिन्ह मान लिए गए कि लो ऐसा ही लिखा जाएगा, तो इसके लिए देवनागरी लिपि में हमने मान लिया, तो वही क्या होगी, ये लिपि होगी जो इसको लिखने का तरीका है। ठीक है। और अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे पंजाबी की गुरुमुखी होगी, और क्या कहते हैं, इंग्लिश की होगी रोमन, फ्रेंच की होगी रोमन, और बाकी सब अभी नीचे हैं। लिपि के विकास की मुख्यतः अधोलिखित अवस्थाएं मानी गई हैं, यथा चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि, ध्वनि लिपि, अक्षरात्मक लिपि। भारत की सभी लिपियां, जैसे कुमार लिखा है, कुधन, ये वर्ण विच्छेद किया है इसका, तो ये अक्षरात्मक लिखी है, मतलब कि अक्षर में लिखी गई है। जो चित्र से लिखी जाएंगी वो चित्रलिपि होंगी। प्रतीक होंगे किसी को मानने के, वो प्रतीक होंगे। जैसे भाव लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो वैसे ही। ध्वनि लिपि, वर्णात्मक अल्फ़ाबेटिक लिपि होती है, ये रोमन लिपि का उदाहरण है। इसका उदाहरण रोमन लिपि है। अब आते हैं देवनागरी। देवनागरी लिपि का उद्भव। भारत की प्राचीन लिपियों में सिंधु घाटी लिपि थी, खरोष्ठी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि प्रमुख हैं। भारत की सभी वर्तमान लिपि ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। ब्राह्मी लिपि के विकास के 3 चरण हैं। प्रागैतिहासिक काल, वैदिक काल से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक, बौद्ध काल 500 ईसा पूर्व से 350 ईसा ईस्वी तक, गुप्त काल 350 के बाद वर्तमान देवनागरी रूप के विकसित होने तक। गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी लिपि के 2 भेद हो गए, दक्षिणी ब्राह्मी और उत्तरी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी दक्षिण भारतीय भाषाओं की लिपि, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि का विकास हुआ। उत्तरी ब्राह्मी को गुप्त लिपि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह गुप्त काल की राजलिपि थी। समस्त गुप्त साम्राज्य में इसी लिपि का प्रयोग होता था। 6ठी सदी में गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका लिपि विकसित हुई, जो कश्मीर से लेकर वाराणसी के क्षेत्र में प्रचलित थी। इसे ही कुटिल लिपि कहा गया, या इसे न्यून कोणीय लिपि कहा गया। कुटिल इसलिए कहा गया कि इसके वक्र अक्षरों के कारण इसे कुटिलाक्षरा भी कहा गया। वक्र अक्षर मतलब जैसे भी ये सभी अक्षर जो लिखे हैं, देखो ऐसे वो लिखा है तो पूरा वक्र घुमा के लिखा गया है, क लिखा है तो इसमें घुमा हुआ आया है, छ लिखा है तो इसमें भी घुमा हुआ ऐसे करके आया है, तब इसको कुटिलाक्षरा कहा गया। कालांतर में इससे उत्तर की अधिकांश लिपियों का प्रादुर्भाव हुआ। जितने भी उत्तर भारत में जो लिपियाँ बनी हैं उनका प्रादुर्भाव देवनागरी लिपि से ही हुआ। जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली, ये सब भी देवनागरी लिपि में ही के अंतर्गत आती हैं। ये हमने कल पढ़ा था। देवनागरी लिपि का विकास। यह भारत की प्रमुख लिपि है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग 7वीं 8वीं सदी में गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ। ये सवाल आया है एक बार। विजयनगर के राजाओं तथा राष्ट्रकूट नरेशों के राज्यकाल में इसका भरपूर प्रचार प्रसार हुआ। देवनागरी शब्द की व्युत्पत्ति विवादास्पद है, मतलब कि देवनागरी शब्द कैसे आया है अभी भी विवाद में ही चल रहा है।
कुछ लोग कहते हैं नाग, नागर, देवनागर आदि शब्दों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। उदाहरण स्वरूप जैसे महायान संप्रदाय के प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित है 64 लिपियों में से एक नाग लिपि थी। वहाँ से नाग शब्द से नागरी, कालांतर में देव शब्द जोड़ने से देवनागरी हुआ होगा। आचार्य विनोबा भावे ने नागरी लिपि के लिए लोकनागरी शब्द दिया है। दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के दानपत्र में लिखी हुई नागरी लिपि का नाम नंदी नागरी में दिया गया है। देवनागरी लिपि को लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। ये सवाल बनेंगे इसी से। अब जानते हैं ब्राह्मी लिपि का विकास। ब्राह्मी लिपि उत्तर ब्राह्मी, अभी ऊपर पढ़ा था, उत्तर ब्राह्मी 350 ईस्वी तक, गुप्त लिपि 4 से 5वीं सदी तक, सिद्ध मातृका लिपि 6ठी सदी तक, कुटिल लिपि 8वीं से 9वीं सदी तक। फिर उसके बाद कुटिल लिपि 2 भागों में बंट गई, नागरी लिपि और शारदा नागरी लिपि में। शारदा नागरी लिपि फिर 4 भागों में बंट गई, गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा, टाकरी। विभिन्न भाषाओं के लिए अलग अलग लिपियां प्रयुक्त होती हैं। जैसे पंजाबी के लिए गुरुमुखी, ये पीजीटी के पेपर में आया है, अभी मैंने बताया भी। अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच रोमन में, इनकी लिपि रोमन है। उर्दू फारसी की लिपि फारसी है। मराठी की लिपि देवनागरी है। गुजराती की लिपि गुजराती है। संस्कृत की देवनागरी है। नेपाली की देवनागरी है। हिंदी की देवनागरी है। मणिपुरी की मैती है। मैथिली की तिरहुता है। बोडो डोगरी की देवनागरी है। ये मराठी वाला सवाल भी एक बार उत्तराखंड के पेपरों में आ चुका है। अब जानते हैं देवनागरी लिपि का स्वरूप। अधिकांश भाषाओं की लिपि की तरह ही देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। यहाँ से लिखना शुरू किया है ना मैंने, बाएं से दाएं। जबकि खरोष्टी लिपि कहाँ से लिखी जाती है? यहाँ से यहाँ। और जब दोनों लिपियाँ ऐसे 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 लिखी जाती हैं तो क्या होता है? उसे पृष्ठबोधन लिपि कहते हैं। ये भी हमने परसों पढ़ा था। आप पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। अगर पसंद आती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रत्येक शब्द के ऊपर क्षैतिज रेखा खींची होती है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। जैसे ये लिखने के लिए ऊपर से इसके रेखा खींची गई है, इसी को शिरोरेखा कहते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं। देवनागरी लिपि वैज्ञानिकता ही सबसे बड़ी विशेषता है। भारतीय मनीषियों द्वारा इस लिपि को तैयार इस लिपि में प्रत्येक स्वर और व्यंजन के लिए व्यंजन नियमबद्ध हैं कि अलग अलग सबके लिए नियम है। स्वर इतने होंगे, व्यंजन इतने होंगे, और व्यंजन ये शब्द यहाँ से आता है, जैसे क आ रहा है कंठ से आएगा, ऐसे करके सब नियम बने हुए हैं इनके। इसके बाद ये आएगा अक्षर। आचार्य विनोबा भावे और महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने इसे दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा माना है, वैज्ञानिक लिपि माना है मतलब। विदेशी विद्वान पिट्समैन के मतानुसार यदि किसी लिपि के अक्षर सर्वांगपूर्ण हैं तो वह देवनागरी लिपि है। पिट्समैन ने भी देवनागरी लिपि की तारीफ की है। इस लिपि में प्रयुक्त विशेषताएं अधोलिखित हैं। जिस लिपि में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि चिन्ह है वह आदर्श लिपि कहलाती है। यह गुण देवनागरी लिपि में पूर्णतया विद्यमान है, क्योंकि इसमें एक अक्षर के लिए एक ही शब्द है। जैसे क कहना है तो मैं क ही कहूँगा, ऐसे ही लिखूँगा। ख कहना है ख ऐसे लिखूँगा। जबकि फारसी, उर्दू तथा रोमन लिपियों में ऐसा नहीं है। जैसे हिंदी देवनागरी में ख, घ, च, ठ सब के लिए उच्चारण एक ही ध्वनि है, जबकि रोमन में इसके लिए 2 या 2 से अधिक का प्रयोग किया गया है। जैसे ख लिखना है तो हम KH लिखते हैं, घ लिखना है तो GH लिखेंगे। ऐसे देवनागरी के शब्दों के प्रत्येक अक्षर उच्चारित होते हैं, जबकि रोमन में के कई शब्द मूक होते हैं। जैसे नॉन कहना है हमने तो हम के का साउंड तो आ ही नहीं रहा है। जैसे साइकोलॉजी कहते हैं तो पी का साउंड आता ही नहीं है, ये साइलेंट होते हैं, इन्हें मूक वर्ण नहीं है। ऐसे देवनागरी लिपि में मूक वर्ण नहीं है, जो शब्द है तो साफ शब्द है। देवनागरी में एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यथा देवनागरी लिपि में क ध्वनि प्रत्येक दशा में क ही रहेगी, भले वह शब्द के आरंभ में हो या शब्द के मध्य में हो, जैसे कमल, नकल अथवा नमक, या अंत में हो, सब जगह क का अर्थ एक ही रहेगा। जबकि रोमन लिपि में यह ध्वनि कहीं काइट, कहीं सी के रूप में काव लिखा है तो सी, ये आ के का साउंड रहा है, लेकिन कहीं पर उसे काव कह रहे हैं तो कहीं पर काइट कह रहे हैं। ऐसी उच्चारणगत अनिश्चितताएं देवनागरी में कहीं नहीं है।
देवनागरी में व्यंजनों के संयुक्त रूप जैसे क्रो, प्रो, तो, क्लो आदि को अंकित करने के लिए सुचारू पद्धति है कि क्रो लिखना है तो यहीं पर जुड़ेगा, अगर तुम ऐसे लिख दोगे तो ये क्री हो जाएगा, ऐसा। और ये देवनागरी लिपि की विशेषता है। इस गुण के कारण शब्द लेखन में कम स्थान की आवश्यकता होती है। यथा रोमन लिपि की तुलना में जैसे शर्मा लिखना है तो इतना लंबा शर्मा लिखना पड़ रहा है, कृष्ण लिखना है तो इतना कृष्णा लिखना पड़ रहा है। अब आते हैं अगली विशेषता में। देवनागरी लिपि वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। पहले स्वर आएंगे, बाद में व्यंजन आएंगे। इस लिपि में मूलतः 14 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं तथा 3 संयुक्त अक्षर मिलाकर कुल 52 वर्ण हैं। देवनागरी की लिपाई और छपाई के अक्षर एक रूप हैं, जबकि रोमन में अलग अलग हैं। रोमन में कैपिटल में भी है, स्मॉल में भी है। जैसे एल लिखा है, ये बड़ा कैपिटल एल लिखा है। एफ लिखना है तो एफ ऐसे भी लिखते हैं, पी छोटा पी बड़ा। देवनागरी का प्रत्येक अक्षर वक्र है, इसलिए इसको देखने में अत्यंत सुंदर, सुघड़ और कलात्मक है, क्योंकि सीधी रेखा में अपेक्षाकृत वक्र रेखा अधिक आकर्षक लगती है। ये सब इसकी विशेषताएं थी। अब इतनी सारी विशेषताएं हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें कमियां भी होंगी। देवनागरी की कमियां या दोष। देवनागरी में अनेक गुण के साथ साथ कुछ दोष भी हैं, वह अधोलिखित हैं। यह शिरोरेखा की सजावट वस्तु है, शिरोरेखा सजावट की वस्तु है। इसका प्रयोग अनावश्यक है। अगर हम शिरोरेखा नहीं लिखते तो फटाफट लिखा जाता। कई वर्षों के रूप साम्य की वजह से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे खौ लिखना है, मैंने ऐसे खौ लिख रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं ये खौ, लेकिन अब मैं इसको रौ भी पढ़ सकता हूँ। धौ लिखा है तो इसको मैं घौ धौ, अगर ऊपर घुंडी नहीं बनाएंगे तो हम ये घौ और धौ में कन्फ्यूजन हो जाएगा। भौ में भी घुंडी नहीं बनाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तीव्रता लेखन में देवनागरी उपयुक्त नहीं है। इसको हम तेज नहीं लिख सकते हैं फटाफट, क्योंकि एक शब्द लिखने के लिए लेखनी को बार बार आगे पीछे या ऊपर नीचे उठानी पड़ती हैं। इंग्लिश में होता है फटाफट लिख ले जाते हैं ऐसे ऐसे करके। वर्ण, संयुक्त अक्षर और मात्राएं आदि से मिलकर कुल 403 टाइप फॉन्ट होने के कारण टंकन एवं मुद्रण में कठिनाई होती है। आजकल आप लोग भी जैसे कनिष्क सहायक के लिए जो भी टाइपिंग कर रहे होंगे तो कितनी कठिनाई होती है। कब कोई भी कोड बनाना है तो उसके लिए कोड लगाना है, ये चीज़ें हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, तब इंग्लिश और हिंदी में स्पीड का फ़र्क होता है। कुछ वर्णों के दो रूप प्रचलित हैं, जैसे अ, झ, जैसे झ भी कहते हैं, लेकिन ये इसमें तो भौ जैसा हो गया, लेकिन इस टाइप का एक भौ, ये झ आपने और पढ़ा होगा। अणो है या यहाँ कहीं पर अणो साउंड आता है, यहाँ ये रूप भी इसके लिए कहीं पर दो रूप प्रचलित हैं। रॉ के 4 रूप हैं। रथ, एक सिंपल रॉ हो गया, एक ये जो इधर पर से जुड़ेगा, एक ऊपर लगेगा कर्म, रेप वर्ण, रेप रॉ कहते हैं इसको। एक राष्ट्र में ये ट्रॉ वाला ट्रॉ। 4 रॉ होने के कारण भी कन्फ्यूजन की स्थिति बने रहती है, कौन सा लगाएं करके। संयुक्त अक्षरों में लिखने की कई पद्धतियाँ हैं। संयुक्त अक्षरों को लिखने की कई पद्धतियाँ हैं, जैसे क है, या तो ऐसे क त लिख दो, या ये वाला लिख दो, ये चौ लिखना है, क लिखना है। अंगों और यों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं है। कभी भी आपने देखा होगा कि अंगों और यों से कोई भी अक्षर प्रारंभ में नहीं होता है, तब इन्हें स्वतंत्र इनका प्रयोग नहीं होता है। इसके पीछे भी एक कुछ लॉजिक है, वो जब वर्णमाला पढ़ाऊँगा तब उस टाइम बता दूंगा। जैसे ई की मात्रा, ये ई की मात्रा का लेखन वर्ण के पहले है और उच्चारण बाद में आता है। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? ये कुछ MCQ आए थे जो पुराने पेपरों में, वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे काका कालेलकर। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? यह दिया था सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। देवनागरी का मानक रूप कब तैयार किया गया? 1962 ईस्वी में किया गया। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने वैज्ञानिकों के विचार विमर्श के उपरांत परिवर्धित देवनागरी नामक पुस्तिका प्रकाशित की 1966 में। 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसने 12 खड़ी मात्रा व्यवस्था, अनुस्वार, अनुनासिक संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
देवनागरी लिपि में सुधार हेतु भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के कई स्तरों पर प्रयास किए हैं। सन 1966 में मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित की गई। 1967 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रकाशित किया गया। 1983 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन हुआ। ये सवाल आता है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कब प्रकाशन हुआ? 1983 में। अब इसमें कुछ सुधार के लिए बीच बीच में जो विद्वान थे उनने अपने कुछ तर्क दिए या कुछ सुधार किए। आइए जानते हैं। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने पत्र केसरी के लिए 403 टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों का एक फॉन्ट तैयार किया, जिसे तिलक फॉन्ट या केसरी फॉन्ट कहते हैं। इनने 403 में से छांट के अपने लिए 190 बना दिया, जिनसे पूरी इनकी टाइपिंग हो जाए। उनको हम तिलक फॉन्ट या केसरी फॉन्ट कहते हैं। सावरकर बंधुओं ने अ की 12 कड़ी तैयार की, जैसे आ ये भू जो भी है, औ ओ औ। इसको बाद में अमान्य घोषित कर दिया था। गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिनी ओर लगाने का सुझाव दिया। जैसे हमने कोई भी मात्रा है, जैसे सैल की आई की मात्रा है तो इसको पीछे लगाओ कहते थे, दाहिनी ओर, ऐसे करके। इनका ये भी नहीं माना गया। श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षरों की जगह यमंगणनम के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया। अंक की जगह ऊपर ये मात्रा लगा दो कह रहे थे। पंच की जगह ऊपर भी पंच ऐसी वाली मात्रा लगा दो। ये तो दोनों ही रूप प्रचलित हैं अभी। हिंदी में इतना ही था। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड। वेलकम इन उत्तराखंड। आज उत्तराखंड में है हमारे पास उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत। तब तक आप इनकी हाइट देखिए, कौन सा पर्वत कहाँ पर है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने जिलेवार अलग अलग सारे पर्वत बांटे हैं और उनके लिए बढ़िया सी ट्रिक भी बनाई है। आप इनको मैप में भी बनाइए, ट्रिक भी लिखिए और उनकी हाइट भी मैंने क्रम वाइज लगाई है, तो आप इनको याद कर लीजिए ना। चमोली जनपद में पर्वत श्रेणियाँ कुछ मैप में देख लेते हैं पहले। जैसे स्लीपिंग लेडी पर्वत है जोशीमठ में। माणा चोटी है, 72 मीटर यहाँ पर है। नंदा देवी वेस्ट है, 78-70 मीटर। नंदा देवी ये AI के द्वारा बनाई गई है, तो इसमें यहीं पर होगा मत समझना, ऊपर नीचे भी हो सकती हैं ये। माना पीक, गोपेश्वर, ये वाला मैप है, इसमें देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा लिखी नहीं है लेकिन। जैसे दूनागिरी है, हाथी पर्वत है यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊंचे पर्वतों के लिए ट्रिक जो 7000 से प्लस हैं। नंदा काम माणा बद्री त्रिशूल सतोपंथ। इसकी ट्रिक है नंदा का काम माणा बद्री त्रिशूल से संत हुआ। यह वाक्य थोड़ा धार्मिक और आसान है। ऊंचाइयाँ याद रखने के लिए क्रमशः ट्रिक। अब मैंने इनको ऊंचाई के हिसाब से भी लगाया। जैसे नंदा देवी पश्चिमी उत्तराखंड की सबसे बड़ी चोटी है और भारत में भी शायद तीसरे स्थान पर है। एक बार आप इसको चेक कीजिएगा। कामेट है 7756 मीटर दूसरे नंबर पर। फिर माणा है 72 तीसरे नंबर पर। नंदा देवी पूर्वी आती है। 7817 कामेट की है, 7756 माणा की है 72, बद्रीनाथ की है 7140 मीटर, त्रिशूल की है 7120 मीटर, सतोपंथ की है 7084 मीटर। इनकी ट्रिक क्या थी? नंदा का काम माणा बद्री त्रिशूल से संत हुआ। अब भाग 2 मिड लेवल के पर्वत जो 6000 से 7000 मीटर तक है। इसके अंतर्गत आते हैं नीलकंठ, नंदा घुंगटी, हाथी पर्वत, गंधमादन, गौरी। ट्रिक नीला नंदा हाथी गंधा गौरी देख डरे। नीला नंदा हाथी गंधा था, गौरी देख डरे। इसको क्रम से ऊंचाई के अनुसार नीलकंठ 6597 मीटर, नंदा घुंगटी 6309 मीटर,
हाथी पर्वत 6727 मीटर। इनकी सबकी याद नहीं करनी है, लेकिन मेनों की याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे सवाल बन रहे हैं। वही मैं बताता हूँ कौन सा सवाल आया था पिछली बार। गंधमादन 6984 मीटर, गौरी 6250 मीटर। शेष प्रमुख लोकेशन के आधारित याद करते हैं। लोकेशन की ट्रिक है, चमोली में मुकुट दौड़ चौखंबा देवों के स्थान पर सोती लेडी जय विजय से मिलती है। पिथौरागढ़ से गुणनंदा आते हैं, नर नारायण बद्रीनाथ के द्वारपाल हैं। इनको आप लिख लेना। अब मैं जब बताते रहूँगा तो उस टाइम मिलाते रहना, तब आपके समझ में ये ट्रिक याद भी हो जाएगी। जैसे चमोली ज़िले वाले पर्वत क्या हैं? मुकुट पर्वत, द्रोणगिरी पर्वत, ये भी आया था पेपर में। ये कन्फ्यूजन भी करता है अल्मोड़ा में है कि यहाँ है। पर्वत यहाँ है, दूनागिरी टेम्पल अल्मोड़ा में है। चौखंबा पर्वत, देवस्थान पर्वत, जय विजय पर्वत, ये विष्णुप्रयाग में है। स्लीपिंग लेडी, ये सोई हुई औरत के समान ऐसे करके दिखता है, ऐसे करके। ये जोशीमठ में है, तब इसका नाम स्लीपिंग लेडी रखा है। चमोली पिथौरागढ़ में है, जो गुन्नी पर्वत चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है। नंदाकोट पर्वत चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है। नंदाकोट यही आया था वीडियो के पेपर में। नर नारायण पर्वत की जोड़ी, नर नारायण पर्वत, नर पर्वत की ऊंचाई है 5831 मीटर, नारायण पर्वत 5965 मीटर। यह बद्रीनाथ धाम इनकी तलहटी पर स्थित है, तब इसे बद्रीनाथ के द्वारपाल मैंने ऊपर ट्रिक में बताया है। कुछ मैं ये इमेज से भी हम मेमोरी बना लेते हैं। जैसे हाथी पर्वत, द्रुपद पर्वत, नर पर्वत, त्रिशूल पर्वत, मुकुट पर्वत, ये भी सब चमोली के ही पर्वत हैं। तो हाथी से हाथी, ये देखो हाथी दिख ही रहा है। द्रुपद ये राजा हैं पीछे। नर इनके पीछे जो ये लगा रहे हैं ये हैं। त्रिशूल ये हाथी के सिर में है, देखिए। मुकुट ये राजा ने पहना है। ऐसे करके याद कर लेंगे, ठीक है। एक हाथी है, उसके ऊपर द्रुपद नाम का राजा बैठा है, एक नर बैठा है, उसमें पीछे से जो पंखे का हवा लगा रहा है। हाथी के सिर में महावत ने त्रिशूल, वो महावत ऐसे मारता है ना त्रिशूल से, ऐसे करके याद कर लेंगे। रात वन मृगतूनी गंधमादन कलंक, रात को वन में मृग गया है, ठीक है, तो उससे क्या आ रही है? गंध आ रही है। इस गंध के कारण कलंक लगा है उसके ऊपर। ये मंदिर है, मंदिर में माइक लगा रखा है, तो मंदिर पर्वत भी चमोली में ही है। सुनंदा पर्वत भी चमोली में ही है। सरस्वती पर्वत भी चमोली में ही है। मैकतोली पर्वत भी चमोली में ही है। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि मंदिर में माइक लगाया है, और मंदिर किसका है? सुनंदा और सरस्वती माता का। अगर ट्रिक अच्छी लगती हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आप जब प्रोत्साहित करेंगे तो तभी मैं अच्छे से और मेहनत कर पाऊँगा। उत्तरकाशी के प्रमुख पर्वत, पर्वत शिखर और ऊंचाई, इसमें भी कुछ देखते हैं। देखो, मेरू पर्वत, बंदरपूंछ पर्वत, भागीरथी पर्वत, त्रिमुख पर्वत, इसमें भी देख सकते हैं आप। इनका प्रिंट साफ नहीं था तब। ये देखो, बंदरपूंछ 6320 मीटर, यहाँ पर है बंदरपूंछ। आइए समझते हैं नीचे ट्रिक के साथ। उत्तरकाशी के पर्वत ऊंचाई के अनुसार क्रमबद्ध सूची में। क्रम पर्वत शिखर ऊंचाई मीटर में, इसको याद रखने की ट्रिक है। और ये ऊंचाई के हिसाब से मैंने अरेंज भी किए हैं, तभी आज ये वीडियो बनाने में भी मैं अभी अपलोड करूँगा। इसको बनाने में आज बहुत मेहनत लगी है। तो आपको अगर मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने नए दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी मदद हो पाए और ज़्यादा समय न लगाएं वो अपनी तैयारी में। अब ऊंचाई याद करने की ट्रिक। थलैया का भाग्य वासुकी श्री के गंगा मेरु में सुदर्शन यमुना सुमेरु बंदर से जेल गया। थलैया का भाग्य वासुकी श्री के गंगा मेरु में सुदर्शन यमुना सुमेरु बंदर से जेल गया। अब ये क्रमानुसार है। जैसे थलैया से थलैया सागर, इसकी 6904 मीटर ऊंचाई है, इतनी ही पंचाचूली की भी है। भागीरथी पर्वत 6856 मीटर, वासुकी पर्वत 6792 मीटर, श्रीकंठ पर्वत 6728 मीटर, गंगोत्री पर्वत 6672 मीटर।
इम्पोर्टेंट के याद कर लेना, जैसे गंगोत्री है इम्पोर्टेंट है, या आजकल कहीं कुछ हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, उनको याद कर लेना। और जो फेमस है उनको याद कर लेना। अब सब तो कहाँ याद होंगे, और ऐसे याद कर लेना कि जैसे ट्रिक में लगा के कि थलैया के बाद भागीरथी था। अगर ऑप्शन किसी एक की भी हमको याद होगी तो जो दूसरा है हम उसके नीचे था करके थोड़ा अंदाज़ा लगा के कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबकी तो याद करना मुश्किल है। सुदर्शन पर्वत 6507 मीटर, यमुनोत्री 6400 मीटर, जैसे इसकी याद कर लेना। गंगोत्री की याद कर लेना, बंदरपूंछ की याद कर लेना। 6320 मीटर, सुमेरु पर्वत 6350 मीटर, जेलंग पर्वत 5871 मीटर। अन्य जो उत्तरकाशी में है वो पर्वत, जैसे खुंटा पर्वत, त्रिमुखी पर्वत, थैलू पर्वत, कीर्ति स्तंभ पर्वत, कोटेश्वर पर्वत, वर्णावत पर्वत, सात थाली पर्वत, चतुर्भुज पर्वत, श्री कैलाश पर्वत, शिवलिंग पर्वत, केदारकांठा पर्वत, पानी पीला, भृगु। केदारकांठा भी याद रखेंगे, केदार से केदारनाथ है करके रुद्रप्रयाग नहीं लगाएंगे, केदारकांठा है हमारा उत्तरकाशी में। पिथौरागढ़ के जनपद के पर्वत, पिथौरागढ़ जनपद में कम पर्वत हैं। पंचाचूली 6904 मीटर, अभी मैंने बताया था। किसकी थी ऊंचाई, जल्दी से कमेंट में लिखिए। हरदेवल चोटी, तारा पर्वत और ओम पर्वत। इनको आप आराम से देख लेना घर जाके, मैं एक दो बार जूम कर देता हूँ आपके लिए, जिससे कि आप रोक के वीडियो देख सकें, नहीं तो इनको डाउनलोड कर लेना। पंचाचूली पर्वत पिथौरागढ़ जिले में धौली और गौरी गंगा के बीच में है। इसकी ऊंचाई 6904 मीटर है। नंदाकोट पर्वत चमोली और पिथौरागढ़ जिले में पड़ते हैं, जिसकी ऊंचाई 6861 मीटर है। ये वीडियो के पेपर में आया भी था, इसकी ऊंचाई पूछी थी। तारा पहाड़ पिथौरागढ़ में स्थित है। बेटलुधार मुंशियारी में स्थित है। हरदेवल चोटी पिथौरागढ़ के मिलम के पास स्थित है, जिसकी ऊंचाई 7151 मीटर है। गंगोलीहाट के उत्तर में लंकेश्वर पहाड़ी और दक्षिण में शैलेश्वर पहाड़ियाँ हैं। आपने देखा होगा गंगोलीहाट में बहुत सारे गुफा मंदिर हैं, गुफाएं मिलती रहती हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ जो पहाड़ियाँ हैं वो शैल नुमा ज़्यादा हैं, शैल टाइप की। आपको पाताल भुवनेश्वर याद होगी। पिथौरागढ़ के आगर बनागर ऊंचा नामक दो ऊंचे पर्वतों में स्थित है। असुरचूला, चुल नहीं है, चूला है, नाम से जाना जाता है, इसे असुरचूला नाम से जाना जाता है। पिथौरागढ़ में ओम पर्वत भी है। ओम पर्वत इसे आदि कैलाश या छोटा कैलाश कहा जाता है। ओम पर्वत की खोज विपिन चंद्र पांडे ने की थी। इसकी ऊंचाई 6191 मीटर है। पिथौरागढ़ जनपद की चोटियाँ, ये पर्वत थे अभी तक, अब जो आएंगी वो चोटियाँ आएंगी। जैसे खलिया टॉप मुंशियारी में है, फेमस ट्रैकिंग स्थल है। चौधरा चोटी ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। सूली पीक ये पिथौरागढ़ में स्थित है। अल्मोड़ा जनपद के पर्वत, ये अल्मोड़ा के है। यहाँ भी कुछ इम्पोर्टेंट हैं, थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है इनकी। हरिया पर्वत, रानी पर्वत, भटकोट पर्वत, ये भटकोट से आप भाटकोट है पिथौरागढ़ में एक जगह है, और भटकोट है अल्मोड़ा में। झंडीदार पहाड़ी विंसर में। कश्यप पहाड़ी पे कौन सा मंदिर है, कसार देवी मंदिर। फलमंती पहाड़ियाँ। नैनीताल जनपद में पर्वत चोटियाँ। नैनीताल जनपद में कौन सा पर्वत है, हिडिंबा पर्वत है। जबकि हिडिंबा मंदिर कहाँ है, चंपावत में, हिडिंबा देवी मंदिर। और हिडिंबा से एक और चीज़ है चमोली में, वो भी आप कमेंट में बताना मुझे क्या है। आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। किलवरी नामक पर्वत नैनीताल में स्थित है। डोरीथी सीट पर्वत अयारपाटा क्षेत्र में स्थित है, जिसे टिफिन टॉप भी कहा जाता है। यह एक अंग्रेज कैलेट डोरीथी के नाम पर रखा गया था। हनी बनी चोटी नैनीताल में स्थित है। बागेश्वर के प्रमुख पर्वत शिखर। त्रिशूल पर्वत यह हिमालय की 3 चोटियों का एक समूह है, जो पश्चिम कुमाऊं में स्थित है। यहाँ नीलेश्वर शिखर भी है, भीलेश्वर शिखर भी है। ये मार्केट से ही थोड़ा आसपास है शायद।
पौड़ी जनपद के पर्वत शिखर। शुंभ निशुंभ नामक 2 पर्वत पौड़ी गढ़वाल में है। उत्तुंग शिखर, कामदाह पर्वत, कीनास पर्वत पौड़ी में स्थित हैं। छछिलीधार, गंगा वासुई घाटी पौड़ी जनपद में स्थित हैं। चिलमरी नेक, ये चक्राता में, इतने ही थे पौड़ी के, ठीक है। अब ये चक्राता की कुछ चोटियाँ हैं। चिलमरी नेक चोटी चक्राता में है। थाना डांडा चोटी देहरादून में स्थित है। म्योल टिब्बा, बुधेर टिब्बा चक्राता में स्थित है। कैरोना पहाड़ी, ये भी चक्राता में है। बाकी ज़िलों में कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख शिखर नहीं हैं। अगर आपको मिलते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। अब हम शुरू करते हैं हिस्ट्री, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, कल हमने ऋग्वैदिक काल किया था, अब उसके बाद आज उत्तर वैदिक काल है। तो इन दोनों में कंपैरिजन करके देखना एक बार, अगर किसी ने नोट्स बनाए हैं तो। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का पूरब की ओर विस्तार हुआ। अब जैसे मैंने आर्य कल बताए थे मैप में कि जैसे ये इंडिया का मैप है तो यहाँ पर अफगानिस्तान के यहाँ के इलाके में आर्यों का निवास हुआ था। अब वह कहाँ को आने लग गए? पूरब की ओर को आने लग गए, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि विदेह के राजा सदानीरा गंडक नदी के तट पर स्थित विदेह राज पहुँचे। यह आर्यों की पूर्वी सीमा बनी। अब गंडक नदी कहाँ है आपको पता ही होगा, वहाँ तक आर्य पहुँच गए थे मतलब। अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि अंग व मगध आर्य संस्कृति के बाहर थे। यह आर्य संस्कृति के अंदर नहीं थे, अंग और मगध के राज्य। जब हम ये अभी पीछे महाजनपद पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा अंग मगध ये सब क्या है करके, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण में सदानीरा गंडक एवं रवेत्तरा नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है। इनके नाम भी पूछे जाते हैं कि गंडक को क्या कहा जाता था? सदानीरा। नर्मदा को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था? रवेत्तरा। ऐसे करके नाम आते हैं। राजनीतिक जीवन, उत्तर वैदिक काल में कबीलीय व्यवस्था टूटने लगी। मैंने उसमें बताया था कि कबीला व्यवस्था थी, कबीले में रहते थे लोग। अब यहाँ क्या हुआ? कबीला व्यवस्था टूटने लगी। कबीले आपस में मिलकर क्षेत्र पर आधारित अपेक्षाकृत बड़े राज्यों का निर्माण करने लगे। अब कबीले जो हैं, 2 कबीले हैं तो आपस में मिलकर एक बड़ा राज्य बनाने के लिए राज्य का निर्माण करने लगे, बड़े राज्यों का निर्माण करने। अब जन के स्थान पर वहाँ जन होते थे, जनपदों का निर्माण होने लगा। भरत एवं पुरु कबीले आपस में मिलकर कुरु राज्य का निर्माण किया। इसी प्रकार क्रीवी और तुर्वस ने मिलकर पांचाल राज्य का निर्माण किया। राज्य के प्रकार, ऐत्रेय ब्राह्मण में कई प्रकार के राज्यों का उल्लेख है, जैसे भोज राज्य, स्वराज्य, महाराज्य, साम्राज्य, वैराज्य। इस काल में राज्य का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्रात्मक था, मतलब राजा होगा एक, वही शासन चलाएगा अपना। यद्यपि गणतंत्र राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। राजा का पद वंशानुगत होता था, मतलब जो राजा था वो राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजा के लिए निर्वाचन भी किया जाता था, जैसे चुनाव होते हैं, अब पंचायती चुनाव होंगे। इस काल में राजा का राज्याभिषेक भी होता था। राज्याभिषेक के बाद राजा का प्रथम कर्तव्य रत्नीमत, उस टाइम में पदाधिकारियों के लिए रत्नियों शब्द प्रयोग होता था, रत्नी शब्द प्रयोग होता था, के प्रति सम्मान प्रकट करना होता था। इस अनुष्ठान को रत्नी हवि इष्टि कहते थे। जो राजा पदाधिकारी को सम्मानित करता था उसे रत्नी हवि इष्टि कहते थे। इसमें राजा अपने पदाधिकारियों के घर जाकर उनका सम्मान करता था। वह जिस क्रम में जाता था, पदाधिकारियों के घर जाता था, वह उसकी स्थिति का सूचक होता। अगर जैसे फर्स्ट में किस सेनापति के घर गया, फिर बाद में सिपाहियों के घर जाएगा, ऐसे करके उनके पदाधिकारियों के वो होंगे। पदाधिकारी अभी नीचे हैं, अभी पढ़ते हैं। राजा की सहायता के लिए सभा और समिति नामक परिषदें होती थी। अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। ये भी सवाल आ चुका है बहुत से पेपरों में। राजा के पदाधिकारी, राजा के पदाधिकारियों को मैंने बता दिया, रत्नी कहा जाता था। सतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख है।
सेनानी, इस काल में राजा के प्रमुख पदाधिकारी था, उसे सैनिक कार्य में सहायता करना होता था। सेनानी का कार्य सैनिक कार्य में सहायता करना होता था। पुरोहित जो होते थे वह धार्मिक कार्य संपन्न करता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। महिषी भैंस नहीं है, ठीक है, राजा की मुख्य रानी है। सूत रथ हाँकने वाला का प्रतिनिधि होता था। ग्रामीणी गांव का मुखिया होता था या राजा का प्रतिनिधि होता था। छत्ता प्रतिहारी होता था। संग्रहिता संग्रह कर रहा है किसी चीज़ का तो क्या होगा, कोषाध्यक्ष, पैसे का संग्रह कर रहा था ये। भागदूत, ये कल भी आया था, कर संग्रह करता होते थे ये। अक्षावाय, पांसे के खेल में राजा का सहयोगी होता था। पालागल विदूषक होता था। गोविद्य कर्तन, पशुओं के चारागाह की देखभाल करने वाला होता था। इनमें से 4 दे देगा और मिलान करो कह देगा, या इनमें से कौन सा सही नहीं है, इस टाइप से आते हैं इनसे सवाल। आपको मैं हर जो चीज़ हो सकती है मेरे से संभव वो चीज़ें पेपर निकालने के लिए बता दूंगा। उत्तर वैदिक काल में नियमित कर प्रणाली का विकास हुआ। इस काल में भागदूत और संग्रहिता नामक अधिकारियों की उपस्थिति नियमित कर प्रणाली का संकेत है कि भागदूत और संग्रहिता नामक अधिकारी पाए जा रहे हैं तो नियमित कर प्रणाली ली जाती थी। इस काल में भाग या बलि नामक कर लिया जाता था जो उपज का 1/16 भाग होता था। सामाजिक जीवन, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था का वास्तविक स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। जो एक स्थापना तो वहाँ भी हो गई थी ऋग्वैदिक काल में, लेकिन जो वास्तविक स्थापना हुई, अगर सवाल आएगा तो वर्ण व्यवस्था की वास्तविक स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। इस काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते थे। ये ब्राह्मण लिखने पढ़ने का काम, क्षत्रिय लड़ने का काम, वैश्य व्यापारी, शूद्र खेती, इन चीज़ों का काम करते थे। चारों वर्णों में अंतर स्पष्ट था। करने के लिए भेदपरक वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई कि ये काम करेगा, ये ब्राह्मण है तो क्या पढ़ाई करेगा, ऐसे काम करेगा, तो भेदपरक वर्ण व्यवस्था की स्थापित हुई। चारों वर्णों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ थे। एक ऐत्रेय ब्राह्मण में तो लिखा है कि अगर ब्राह्मण आहुति नहीं देगा तो यज्ञ संपन्न ही नहीं होगा। इस टाइप की बातें भी लिखी हुई हैं। इस काल में वर्ण व्यवस्था जटिल होने लगी थी। वैश्यों को अनस्य बलिकृत अर्थात कर देने वाला, शूद्रों को अनस्य प्रेष्य अर्थात दूसरों की सेवा करने वाला, अनस्य प्रेष्य दूसरों की सेवा करने वाला, अनस्य बलिकृत कर देने वाला। ये बलि नामक, बलि कर को कहते थे तो कर ऐसे लगा लेंगे हम अंदाज, ये पेपर में आया है ये सवाल, ठीक है। अस्पृश्य छुआछूत का उल्लेख नहीं मिलता है इसमें। सूत्र काल में वर्ण व्यवस्था जन्म मूलक थी, जन्म के ही आधार पर, जैसे ही पैदा होगा तो अगर ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो ब्राह्मण, एवं कठोर हो गई। वैदिक समाज का स्वरूप भी पितृसत्तात्मक था, ऋग्वैदिक काल का भी पितृसत्तात्मक था। स्त्रियों की दशा, इस काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। सगोत्र विवाह वर्जित थे, अगर एक ही गोत्र है तो उसमें विवाह नहीं होंगे। इस काल में स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। स्त्रियां गुरु आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करती थी। उत्तर वैदिक काल में गाग्री, मैत्रेय, वेदवती, कृत्स्यनी जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में क्या था, लोपा, मुद्रा, घोषा ये थी। उसी में फंसाने के लिए ये सवाल भी दे सकता है कि इनमें से कौन सी महिला उत्तर वैदिक काल में थी, कौन सी महिला ऋग्वैदिक काल की थी। तो एक बार इसको देख लेना आप लोग। इस काल में अपेक्षाकृत स्त्रियों के सम्मान की प्रतिष्ठा में गिरावट आई। मैत्रेयणी संहिता में स्त्रियों को असत्यभाषी कहा गया है। इसी ग्रंथ में स्त्रियों को मनुष्य की 3 बुराइयों में से एक बताया गया है। 3 बुराइयां कौन कौन सी थी, शराब, जुआ, स्त्री। ये वाला सवाल भी बहुत बार आया है पेपर में। विवाह के प्रकार, सूत ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। ब्रह्म विवाह, सच्चरित या वेदज्ञ वर के साथ विवाह, देव विवाह, यज्ञ संपन्न करने वाले पुरोहित के साथ विवाह, आर्ष विवाह, कन्या के पिता द्वारा वर से गाय या बैल की जोड़ी लेकर, गाय बैल की जोड़ी ले ली और अपनी लड़की दे दी, ऐसे विवाह किया। ये आया है पेपर में, ठीक है। प्राजपत्य विवाह सामान्य विवाह था। आसुर विवाह, पिता द्वारा धन लेकर कन्या का विक्रय करना, पैसा ले लिया और अपनी लड़की बेच दी, ये आसुर विवाह कहलाता। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह कहलाता था। राक्षस विवाह, शक्ति के बल पर कन्या का अपहरण करके विवाह करना।
पैशाच विवाह, सोती हुई या पागल कन्या के साथ दुराचार कर विवाह करना। आश्रम व्यवस्था, जीवन में क्रमबद्धता लाने के लिए तथा लौकिक एवं पारलौकिक सुख की प्राप्ति तथा मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए हिंदू व्यवस्थाकारों ने आश्रम व्यवस्था की स्थापना की। आश्रमों की संख्या 4 है। चारों आश्रमों का एक साथ वर्णन जाबालोपनिषद में दिया गया है, जबकि छांदोग्य उपनिषद में 3 ही थे। छांदोग्य में संन्यास को नहीं माना है, संन्यास आश्रम की व्यवस्था नहीं थी, मतलब इस छांदोग्य उपनिषद में। जाबालोपनिषद में चारों आश्रम हैं। 4 आश्रम कौन से थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से 25 वर्ष तक। इसमें क्या करेंगे हम? शैक्षिक उपलब्धियां और बौद्धिक विकास हेतु इसमें हम जैसे स्कूल जाएंगे और चीज़ें करेंगे तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम होगा 25 साल तक। गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष से 50 वर्ष तक। सामाजिक विकास हेतु, धर्म अर्थ काम की प्राप्ति हेतु। ये धर्म अर्थ काम अभी बताऊंगा क्या है। वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष की आध्यात्मिक उत्कर्ष हेतु। देखो, सामाजिक विकास होगा कब? जब गृहस्थ होगा आदमी। वानप्रस्थ जब जंगल चले जाएगा तो क्या होगा? जब पहले वो ऋषि मुनि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जंगल में ध्यान लगाते थे ना, वही है फिर ये वानप्रस्थ। संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष तक मोक्ष प्राप्त करना, फिर मोक्ष की तलाश में चले जाते थे। चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य 3 ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता है तथा 5 महायज्ञ संपन्न करता है। 3 ऋण कौन कौन से हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। 5 महायज्ञ हैं देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ। बिना गृहस्थ आश्रम व्यतीत किए संन्यास ग्रहण करने वालों की निंदा की गई है। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य त्रिवर्ग की प्राप्ति करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पुरुषार्थ की संख्या 4 है। धर्म क्या है? जो ऊपर थे वही है, ठीक है। धर्म अनुष्ठान एवं कर्म कांड को संपन्न करना, समाज की रक्षा करना आदि। अर्थ का अर्थ मैंने पैसे से लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अर्थ धनार्जन करना। काम विवाह तथा संतानोत्पत्ति करना। मोक्ष जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। संस्कार मनुष्य के स्वरूप को सुसंस्कृत एवं परिष्कृत करने के लिए संस्कारों की व्यवस्था की गई। संस्कारों का लोकप्रिय उद्देश्य अशुभ शक्तियों का निवारण करना तथा भौतिक समृद्धि का प्राप्त करना। जैसे उपनयन संस्कार हम करते हैं तो हम कहते हैं ना इसके ग्रह छठी गए हैं करके, वैसे ही अशुभ शक्तियों का निवारण और भौतिक समृद्धि प्राप्त करना। अभी आएंगे। ये हैं 16 संस्कार। एवं इसमें इमेज से आप लोग देख लीजिए क्या क्या होगा, फिर मैं नीचे एक एक करके बताता हूँ। जैसे गर्भधारण, पुष्पवन। हिंदू धर्म में 16 संस्कार सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। गर्भाधान, माँ के गर्भ में जीव की स्थापना। पुंसवन संस्कार होता था पुत्र प्राप्ति हेतु। सीमांतोयन संस्कार होता था गर्भिणी स्त्री को सुख सांत्वना हेतु। जात कर्म, शिशु के जन्म के समय। नामकरण, शिशु का नामकरण करना, जिनको मैंने लाल कर रखा है पेपर में आए हुए हैं। निष्क्रमण, पहली बार घर से बाहर निकलना, जैसे महाभिनिष्क्रमण कहते थे घर त्याग करने के लिए। अभी उनमें भी हम जाएंगे, बौद्ध जैन, इससे अगली क्लासों में आएंगे। या आप लोग मुझे कमेंट में बता देना कि मैं इनके जो चीज़ें छूट गई हैं, जैसे ऋग्वैदिक काल में नदियाँ छूटी हैं, जो चीज़ें सिलेबस में लाइन बार तो नहीं लिखे हैं लेकिन आते हैं पेपर में, अगर वो कहेंगे तो कमेंट में बता देना, मैं उसकी अगली वीडियो में उन्हें इंक्लूड करूँगा, नहीं तो मैं धर्म की ओर चले जाऊँगा। अन्नप्राशन, पहली बार अन्न ग्रहण करना अन्नपाशनी कहते हैं, जब पहली बार बच्चे को खाना खिलाते हैं। चूणा कर्म संस्कार, मुंडन संस्कार, पहली बार सिर मुड़ाने पर। कर्णवेधन संस्कार, जब शिशु का कान छेदा जाता है। विद्यारंभ संस्कार, जब शिशु को अक्षरगान कराया जाता है। उपनयन संस्कार, जब बालक या कन्या गुरु आश्रम में प्रवेश करते हैं। वेदारंभ संस्कार, जब पहली बार वेद का अध्ययन करते हैं। केशांत, जब पहली बार दाढ़ी और मूछ बनाते हैं। समावर्तन संस्कार, शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु द्वारा संपन्न। समावर्तन में गुरु फिर एक
सर्टिफिकेट जैसा दे देते थे कि हाँ आप पास हैं करके। विवाह ग्रस्त जीवन प्रारंभ करने के लिए अंत्येष्टि, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि कर दी गई। अब इस फोटो को अगर आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कहाँ की ये अंत्येष्टि होगी। लास्ट में सब जला दिया है, संन्यास कर दिया है, विवाह हो गया है, समावर्तन, उपनयन, ये परपंद जैसा कर रहे हैं, इसका कर्णवेद कान छेद रहे हैं। आर्थिक जीवन, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन में स्थायित्व आया, मतलब कि अब वो एक ही जगह रहने लगे। जैसे इससे पहले तो स्थायित्व नहीं था क्योंकि पशुपालन करते थे और कृषि वृषि करते नहीं थे, तो इधर उधर जाते रहते थे वो लोग, घुमंतु। इससे आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया। अब एक जगह रह रहा है तो आदमी कमाएगा भी ज़्यादा, कृषि करेगा। उत्तर वैदिक काल में कृषि की महत्ता बढ़ गई। तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि अधिक अन्न पैदा करना यही हमारा संकल्प होना चाहिए। इसी से क्या होगा, आर्थिक जीवन में परिवर्तन तभी तो आया। सतपथ ब्राह्मण व्यवस्थित ढंग से कृषि करने का उल्लेख मिलता है। व्यवस्थित ढंग से कृषि करने का उल्लेख कहाँ मिलता है, हमें सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अथर्ववेद में कृषि की रक्षा के लिए मंत्र रचे गए हैं। काठक संहिता में उल्लेख मिलता है कि हल खींचने के लिए 24 बैल लगाए जाते थे। इस काल में अनेक अनाजों की खेती की जाने लगी, जैसे यव, जौ, गोधूम, गेहूँ, व्रीहि धान, मास उड़द, सारिसिका सरसों, उम्मी अलसी, श्यामांक सांवा, तिल। ये कुछ चीज़ें, ये जैसे गोधूम, गेहूँ, ये तद्भव तत्सम, जब हम हिंदी पढ़ेंगे तो वहाँ भी बता दूंगा मैं आपको। व्रीहि धान, यहीं से आए ये सब वैदिक काल से, क्योंकि तब तो संस्कृत भाषा ही चलती थी ना उस टाइम पे। पशुपालन, उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की महत्ता बनी रही, जैसे पहली थी वैसे ही अभी भी। महत्वपूर्ण पशु तब भी गाय थी। अब कल जिसने वीडियो देखी है तो उसमें मैंने प्रिय पशु बताया था, वो सब आज कमेंट में बताएंगे। आज कमेंट करने ही है आपने, क्योंकि वीडियो को आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अथर्ववेद में गोवध करने के लिए मृत्युदंड का विधान किया गया। जो अथर्ववेद में कहा गया कि जो गाय का वध करेगा उसको भी मृत्युदंड दिया जाएगा। इस काल में हाथी को पालतू बना लिया गया। हाथी की देखभाल करने के लिए हस्तिप, महावत, अभी ऊपर चमोली के उसमें दिखाया था मैंने आपको, चमोली के पर्वत याद करते समय। शिल्प व्यवसाय, वाजस्नेयी संहिता, शुक्ल यजुर्वेद का एक की संहिता है वाजस्नेयी संहिता। इसमें उद्योग धंधों की विस्तृत सूची मिलती है। जो उद्योग धंधे हैं उनकी विस्तृत सूची किसमें मिलती है, वाजस्नेयी संहिता में। ऋग्वेद में व्यवसाय प्रचलित रहे, अनेक नए व्यवसाय भी प्रचलित हुए। इस काल में धातु उद्योग का अधिक विकास हुआ, धातुओं की संख्या में वृद्धि हुई। जैसे श्यामयस लोहा, लोहित अयस तांबा। इसमें कन्फ्यूजन मत करना, लोहित है तो लोहे से तांबा, लोहित अयस से लोहा ही होगा, नहीं। श्याम काला, काला अयस लोहा, लोहित अयस तांबा। अयस कांसा, हिरण्य सोने से कहते थे, सोने का हिरण ऐसे याद रखना। रूप्य चांदी, सीसा सीसा ही कहते थे। त्रिपु माने रांगा, एक ये मिश्रित धातु होती है, का उल्लेख मिलता है। प्रमुख व्यवसायी भी थे उस समय। कीनास, खेती करने वाले को कीनास कहते थे। कुलाल कुंभकार था। कलाल कौन है यहाँ उत्तराखंड में, यह भी बताना कमेंट में। चलो बता देता हूँ, जो शराब बनाते थे उन्हें कलाल कहते थे। विदलकार, बेंत की वस्तुओं का निर्माण करने वाला। कंटकीकारी, बांस की वस्तुओं का निर्माण करने वाले। पुली, कपड़ा धुलने वाला। राजयित्री, कपड़ा रंगने वाले। रज्जु सर्ज, रज्जु रस्सी होता है ना, रस्सी बनाने वाला। अयस्ताप, धातु गलाने वाला। ये देखो सब में अयस अयस आया है तो हम यहाँ क्या लगा लेंगे, अयस माने धातु होता था ये, ठीक है। अयस का अर्थ धातु था। अयस्ताप, धातु गलाने वाला। पेशकारी, कढ़ाई बुनाई करने वाले। अब व्यापार में आ जाते हैं। इस काल में व्यापारियों को वणिक कहा जाता था, जबकि ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था, पणि कहा जाता था। मैं आपका पुराना भी रिकॉल कराते जा रहा हूँ, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए उसको। व्यापारियों के अध्यक्ष को श्रेष्ठी कहा जाता था। लेन देन में लोकप्रिय माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब एक चीज़ तू दे, एक चीज़ मैं देता हूँ, आपस में बदल लेंगे। जैसे मेरे पास गेहूँ हुए हैं और किसी के पास धान हुए हैं, तो हम आपस में बदल लेंगे, थोड़ा तू दे थोड़ा मैं दे।
लेकिन कुछ धातु खंड का उल्लेख भी मिलता है जिनसे लेन देन किया जाता है। धातु खंड माना जैसे मैंने कुछ लेने के लिए गया, मैंने उसको सोने का टुकड़ा दे दिया, वैसे ही सतमान कृष्णल नामक धातु खंडों का उल्लेख मिलता है। पेपर में आ जाएगा कि सतनाम और कृष्णल क्या है, वहाँ ये शक्तिमान जैसा याद आएगा। फिर अभी यहीं पर याद कर लें धातु खंड है करके। इन्हें सिक्कों का प्रारंभिक रूप कहा जाता है। इस काल में ब्याज पर धन देने का व्यवसाय भी प्रचलित था, जिसे कुसीदी कहा जाता था। ब्याज पर धन देने, पुरानी मूवियों में वो साहूकार लोग देते हैं ना धन, वैसे ही ब्याज पर, इसे कुसीदी कहा जाता था। यातायात के साधन के रूप में बैलगाड़ी, रथ एवं नावों का प्रयोग किया जाता था। यजुर्वेद में 100 चप्पुओं वाली नाव का उल्लेख मिलता है। अब आ जाते हैं धार्मिक जीवन में। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। एकेश्वरवादी, वहाँ पहले क्या चलता था ऋग्वैदिक काल में, बहुदेववादी, फिर एकेश्वरवाद में गए, धीरे धीरे परिवर्तित हो रहे थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति, मतलब कि एक ही ईश्वर को मानेंगे करके ये प्रवृत्ति मजबूत होने लगी। इस काल में पहले के कई महत्वपूर्ण देवताओं की महिमा घट गई, अब उनको पद से हटा दिया, ये सोच लो, और नए देवता महत्वपूर्ण हो गए। जैसे प्रजापति इस काल के सर्वश्रेष्ठ देवता बन गए। इन्हें देवताओं का पिता कहा जाता है। वहाँ देखा उत्तर वैदिक काल में देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन इंद्र होगा, और जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा वो वहीं लगाएगा। तो इसको यहीं पर याद कर लीजिए कि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति थे। इस काल में विष्णु स्वतंत्र देवता बन गए। इन्हें कर्मों में श्रेष्ठ कहा गया। इस काल में रुद्र महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें अनेक नामों से जाना जाने लगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में सभी देवताओं के उग्र अंशों के समन्वय को रुद्र की उत्पत्ति बताई है। जितने भी मतलब सारे देवता थे जो उनमें गुस्से वाला भाव था, उनसे जो उत्पत्ति हुई, उनके जो इकट्ठा हो गए जो उत्पत्ति हुई, उससे रुद्र की उत्पत्ति बताई है। तभी कहते हैं कि नहीं तू रुद्र अवतार में क्या आ गया है करके, गुस्सा आ गया तो किसी को। इसी काल में तब से शिव जी का नाम भी रुद्रेश्वर ऐसे करके और चीज़ें हैं। इसी काल में सर्वप्रथम त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लेख भी मिलता है। पूषण शूद्रों के देवता माने गए। पूषण वहाँ किसके देवता थे, वनस्पति के देवता, लेकिन यहाँ शूद्रों के देवता माने गए। वरुण खाली जल देवता बनकर रह गए, जबकि ऋग्वैदिक काल में वरुण देवता बहुत महत्वपूर्ण थे। अग्नि की महत्ता बनी रही, लेकिन मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थ के रूप का महत्व बने रहा, क्योंकि यहीं पर लिखा है। चलो, उत्तर वैदिक काल में देवताओं को प्रसन्न करने का माध्यम स्तुति के स्थान पर यज्ञ हो गया। अब यज्ञ करेंगे तो देवताओं का यज्ञ में अग्नि जलती है ना, तब मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थ के रूप में अग्नि की महत्ता बनी रही। ये चीज़ें आप मेंस के पेपर में भी लिख सकते हैं। मैंने इसका नाम क्रैश कोर्स लिखा है, लेकिन मैं इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड कर दे रहा हूँ जितनी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। एक बार जो इनको पूरी सीरीज देख लेगा तो उसका एक बेस पूरा तैयार हो जाएगा, फिर तो तैयारी अपने हाथ में होती है। यज्ञ होते हैं, जैसे यज्ञ कर रहे हैं। इस काल में यज्ञों का महत्व बढ़ गया। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, और मेहनत अच्छी लग रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट बनाते रहूं। धन्यवाद।